गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में इलास्टिसिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था और इलास्टिसिटी किस कारण से कैसे वर्क करती है ये हमने पढ़ा था। हमने स्प्रिंग मॉडल पढ़ा इलास्टिसिटी का, कुछ हमने डेफिनेशन पढ़ा जैसे इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, इलास्टिक फटीग हुआ और छोटे मोटे हमने इनके एप्लीकेशंस भी देखे। और आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड ऑन एनी मटेरियल पर यूनिट एरिया, यानी कि कोई फोर्स है, जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल है लेकिन इसमें फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स आपका इतने एरिया में लग रहा है, इतने एरिया में फोर्स लग रहा है आपका, और ये एरिया है ए। तो ये पूरा एरिया काउंट ना करके आपकी जो स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए। यूनिट क्या मिलेगी इसकी? यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन भी आप चाहोगे तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। अब स्ट्रेस कितने तरीके की हो सकती है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो। परपेंडिकुलर फोर्स एक होता है, भाई आप कंप्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आप कह सकते हो। अब ये दो तरह की हो जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल। एक है कंप्रेसिव नेचर, तो कंप्रेसिव हो जाएगी, और एक है आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, उसको खींच रहे हो, तो क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव हो जाएगी, यानी कंप्रेसिव हो जाएगी और एक्सटेंसिव हो जाएगी। डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आप इसको लगा रहे हो। फिर एक तीसरा है, आप मरोड़ रहे हो किसी चीज़ को, ऐसे पकड़ के और उसको आप घुमा रहे हो, तो आप कहाँ फोर्स लगा रहे हो? आप फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप घुमाना चाहते हो तो उसमें टेंजेंशियल, यानी आपका फोर्स इस तरीके से जा रहा है और इतने एरिया को टच कर रहा है। तो कितने एरिया को टच कर रहा है वो और ये, तो इस बार आपकी जो स्ट्रेस आएगी वो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगी। ऐसे केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको ध्यान देना है, टच करती हुई उसके पैरेलल वो निकल जाती है, ठीक। तो आपने तीन तरीके की स्ट्रेस पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले वीडियो में कि स्ट्रेन क्या होता है आपका? स्ट्रेन होता है डैमेज या चेंज, लेकिन अकेला डैमेज या चेंज नहीं काउंट करते, चेंज अपॉन ओरिजिनल, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चाहे वो लेंथ में चेंज हुआ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर दो, चाहे वो उसके एरिया में चेंज हुआ तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया कर दो, वॉल्यूम में चेंज है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कर दो। ये आपके अपने मैथमेटिक्स पर है कि किस तरीके का चेंज है उस तरीके। तो एक है चेंज इन लेंथ, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में आप क्या लिखोगे? स्ट्रेन आप लिखोगे इसको चेंज अपॉन ओरिजिनल, यानी स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल चेंज हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर डेल्टा एल चेंज हो गया, और था कितना पहले? एल था। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल जब आप करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेन। अच्छा, आपकी स्ट्रेस सिर्फ लेंथ में चेंज नहीं कर सकती, वॉल्यूम में भी चेंज कर सकती है, ठीक है। वॉल्यूम आप पूरे, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो दूसरी स्ट्रेन आपकी आएगी लॉन्जिट्यूडिनल तो थी,
लॉन्जिट्यूडनल के अलावा आपकी सेकंड क्या आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कम हो गया तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव चेंज होगा। पाइप पहले ज़्यादा है, बाद में कम हो गया, तो कम माइनस ज़्यादा तो माइनस आएगा इसमें, तो माइनस साइन आता है। और यूजुअली 99% केस में माइनस ही आता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को कंप्रेस ही करते हो फोर्स लगा के। बहुत कम रेयर केस होगा कि आप फोर्स लगा के और उसके वॉल्यूम को बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम गर्म करते हैं चीज़ों को, बाकी फोर्स लगा के वॉल्यूम बढ़ाने के केसेस बहुत कम मिलेंगे नेचर में आपको। इसलिए ज़्यादातर करके इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं और कंप्रेशन के कारण वॉल्यूम में कमी हो जाती है। तो ये माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है इस जगह पर, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो वॉल्यूम माइनस है तो लास्ट में माइनस, और जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्ट्रेन आएगी वॉल्यूम। और तीसरा आता है शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन में अब आप क्या करते हो, चेंज इन लेंथ, यानी आप कोई चीज़ ऐसे फोर्स लगाए, यहाँ फोर्स लगा और वो यहाँ चली गई, तो ये चेंज काउंट होगा यहाँ से यहाँ का, यानी ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया आपने, तो इतना ये चेंज आएगा आपका, और अपॉन ये लेंथ आएगी। तो शेयरिंग में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा और आपने इस तरीके से फोर्स लगा, तो वो इस तरीके से टेढ़ा हो गया, ऐसे वो टेढ़ा हो गया। तो ये तो लेंथ थी L, और ये आप मान लो कि डेल्टा x चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, डेल्टा x। तो शेयरिंग स्ट्रेन जब आप निकालोगे, टेंजेंशियल स्ट्रेन जब निकालोगे, तो शेयरिंग स्ट्रेन आपका क्या आएगा, ये आएगा चेंज अपॉन ये ओरिजिनल, यानी डेल्टा x अपॉन L, और ये लगभग tan थीटा के इक्वल होता है, या थीटा के। तो आप इसको लिख सकते हो शेयरिंग स्ट्रेन को डेल्टा x अपॉन L। कौन सा थीटा, ये थीटा, इस थीटा के इक्वल आएगा। तो डेल्टा x यानी कि आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो ये आपका आता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसी को आप हम लिख देते हैं डेल्टा x अपॉन L नियरली इक्वल टू थीटा। ये आपको बुक में ये चीज़ जहाँ तहाँ देखने को मिल जाती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ भी हम सीधे थीटा इन रेडियन लेते हैं, थीटा इन डिग्री नहीं, थीटा इन रेडियन वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं। तो हमने पढ़ा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा हमने। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, इलास्टिसिटी की रेंज के अंदर, अब हर मटेरियल की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है, यानी उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, यानी परमानेंट फिट डेवलप हो जाएगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी वो डैमेज ही हो जाएगी। तो हमें इतना फोर्स नहीं लगाना, कितना फोर्स नहीं लगाना, हमें इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर तक के लिए हुक्स लॉ है। तो ये क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आप इसको लिख सकते हैं, फार्मूलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। विद इन इलास्टिक लिमिट आप लिख सकते हैं स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। भाई कितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लगाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, कम स्ट्रेस लगाओगे तो कम स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस तो ज़्यादा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और स्ट्रेन इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेस। तो के आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा आपका स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ये एक तरीका हुआ।
अब आप इसी चीज़ को स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रेस होती है वो एक्चुअली मटेरियल का फोर्स होता है। तो मटेरियल में कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। यानी अभी हमने तो मैथमेटिकली एक्सटर्नल फोर्स के लिए समझा, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे जितना उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा उसको खींचेंगे, अपोज करेंगे। तो मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल के कारण जो फोर्स होता है एक्चुअली हम स्ट्रेस उसको काउंट करते हैं। तो मटेरियल के कारण होती है स्ट्रेस, तो इसलिए आप लिख सकते हो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये भी सही है और वो भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसे आप ओम्स लॉ लिखते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू I, तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू K इंटू स्ट्रेन, तो K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये एक रेशियो आया है। अच्छा, आपको बता दूं स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक नंबर मिलेगा आपको। तो स्ट्रेन की तो कोई भी यूनिट होती नहीं। अब ये के क्या है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं के को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के हुआ आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के की यूनिट क्या आएगी, जो स्ट्रेस की यूनिट है। स्ट्रेन की तो यूनिट होगी नहीं, तो के की यूनिट आएगी स्ट्रेस की यूनिट, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होगी तो वो हो जाएगी स्ट्रेस की यूनिट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरीके का हो जाता है। 3 तरीके की स्ट्रेन है आपकी, तो 3 तरह का आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। एक है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। एक है आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें डेल्टा वी अपॉन वी आप लिखते हैं। और एक है शियरिंग स्ट्रेन, जिसमें कि आप tan थीटा लिख देते हैं, ठीक है, कि कितना उसमें चेंज आया। अब यहाँ पर इन 3 स्ट्रेन के कारण 3 नाम हो जाएंगे किसके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो पहला आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट आता है क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है कैपिटल वाई। ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को आप क्या लिखते हो, एफ बाई ए ही लिखोगे, और स्ट्रेन को क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल। तो वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो ए डेल्टा एल वॉल्यूम भी सम टाइम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। y इज इक्वल टू एफ इंटू एल, और a इंटू डेल्टा एल चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल भी आ जाता है अक्सर करके, बट आपको इसको इतना ही ध्यान रखना है, a डेल्टा एल। ये आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे ही आपका आएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड में आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको कई बुक में जो है तो बीटा लिखते हैं, और कई बुक में के लिखते हैं कैपिटल के। हाँ, अगर मैं बीटा लिख देता हूँ तो ये क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस तो वही रहेगी एफ बाई ए, और अपॉन स्ट्रेन क्या आएगा आपका, स्ट्रेन आएगा चेंज इन वॉल्यूम। बल्क में वॉल्यूम में चेंज होता है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। ये आपका मिलेगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
और तीसरा आपका आएगा शीयरिंग, तो उसमें भी F/A/डेल्टा X/L शीयरिंग स्ट्रेस आ जाएगी उसमें। तो तीन तरीके की स्ट्रेन होने के कारण तीन तरीके के आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाते हैं। देन इसके बाद इस पर थोड़ी सी एप्लीकेशन आती है, जैसे वायर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या क्या होता है, इसको अभी हाल फिलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया है, और कुछ इसमें एप्लीकेशंस थी वो इस साल अभी आपकी से रिमूव किया हुआ है। फिर भी आप अगर इसको डाउट में पूछेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा। थैंक यू।